हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर थर्ड और थर्ड सेमेस्टर की बात करें पेपर फर्स्ट के अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही थी, थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कार्य व ऊष्मा की। अब देखिए, जो कार्य व ऊष्मा है सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? सर्वप्रथम काउंट बी रैमफोर्ड ने इसको परिभाषित किया था। काउंट बी रैमफोर्ड ने इसको परिभाषित किया था। किस रूप में परिभाषित किया था? आपने देखा होगा कि जब हम सर्दियों की बात करते हैं, सर्दियों के अंदर जब हम हथेलियों को जब रगड़ते हैं, अर्थात हम जब कार्य करते हैं ना हथेलियों को रगड़ कर, तब उसके द्वारा क्या होती है, हमारे पास हीट ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से उन्होंने कार्य ऊष्मा को परिभाषित किया था। ठीक है। और जेई बेट्टी के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई। ने कहा कार्य ऊष्मा की क्या दी, कुछ परिभाषाएं दी गई, उनको देखते हैं। देखिए, बेट्टी के द्वारा जो पहली कार्य की जो परिभाषा दी हुई इस प्रकार से कि कोई तंत्र है, तंत्र में किसी ऊष्मा गति में उस मात्रा को हम कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा गतिकी में उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी तंत्र की परिसीमा, ये हमारे पास क्या है? इकोसिस्टम है, तंत्र, और ये हमारे पास क्या? परिपार्श्विक अर्थात सराउंडिंग है। और इन दोनों को जो अलग करती है, विभाजित करती है, उसे बोलते हैं परिसीमा। इससे समझ लें, किसी तंत्र की परिसीमा मतलब ये तंत्र की कोई परिसीमा है। ठीक है। परिसीमा में परिवर्तन के दौरान यह प्रभावित होती है। जब आपको तंत्र सिस्टम है, उसकी जो सराउंडिंग है, ठीक है, तंत्र की परिसीमा है, ठीक है, बाउंड्री है उसकी, अगर आप बाउंड्री के अंदर कोई भी परिवर्तन करते हैं, कोई क्या करते हो, चेंज करते हो, तब क्या होता है, हमारे पास जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो प्रभावित होती है। उसका रूप ही क्या है? कार्य। वहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। ठीक है। उस मात्रा को कहेंगे इसमें तंत्र की जो परिसीमा, ठीक है, क्या हो? परिसीमा, सराउंडिंग हो, बाउंड्री हो उसकी, उसके अंदर कोई परिवर्तन हो, तब एनर्जी प्रभावित हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं कार्य। एक दूसरा और इसके अंतर्गत हम अगर क्या करें, अगर परिपार्श्विक की बात करते हैं, सराउंडिंग की परिपार्श्विक की हम अगर बात करते हैं, उसके अंदर कोई वजन उठाया गया है, क्या हो? अगर उसके अंतर्गत परिपार्श्विक के अंदर, सराउंडिंग के अंदर कोई यहाँ पर वजन उठाया गया है, तब भी क्या होता है? तंत्र में परिवर्तन होता है, अब पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है। आप देखते हैं दूसरा ऊष्मा हीट की परिभाषा क्या है? ऊष्मा गति उस मात्रा को कहेंगे जिसमें परिसीमा वे परिपार्श्विक मध्य क्या हो? टेम्परेचर, तापमान का अंतर हो। तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय, जब हम तंत्र की अवस्था में चेंज करते हो आप, ठीक है, उसके समय तंत्र की परिसीमा क्या होती है? परिसीमा से क्या होती है? प्रभावित होती है। तंत्र की परिसीमा से क्या होगी? वो प्रभावित होगी। जब क्या होगा? टेम्परेचर, जो हमारे पास, हम सराउंडिंग की बात करते हैं, तंत्र सिस्टम की बात करते हैं, टेम्परेचर में क्या हो? अंतर हो, तब क्या होगा? तंत्र की जो अवस्था के परिवर्तन के समय ये तंत्र की परिसीमा से प्रभावित होगी। ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। आपको डिट्टो लिख के आनी है एग्जाम में, क्योंकि जो जैसा दिया है, जिस रूप में दिया है उसके रूप में इसको परिभाषित करके आना है एग्जाम के अंदर। अब इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निकलते? कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, उनकी बात करने वाले। देखिए, पहले निष्कर्ष बात करोगे ना, दोनों आप कार्य व ऊष्मा की दोनों की परिभाषा थोड़ी और अच्छे से हम आगे, जैसे लेक्चर आगे चलता रहेगा, हम और अच्छे से समझते जाएंगे। इनसे निष्कर्ष निकालते, क्या निष्कर्ष निकलते हैं इन कार्य व ऊष्मा की जे बेट्टी के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी? पहला निष्कर्ष ये निकलता है, दोनों आप देखोगे परिसीमा के रूप में परिभाषित है, तंत्र की परिसीमा के रूप में परिभाषित है। दोनों के अंदर आपको तंत्र की परिसीमा देखने को मिल जाती है, बाउंड्री देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसका अगर हम दूसरा पॉइंट की अगर बात करोगे, देखिए कार्य ऊष्मा को थोड़ा अच्छे से इसको सुन लेना। कार्य क्या होता है और ऊष्मा क्या होती है?
कार्य हम बात करेंगे जो परिपार्श्विक है ना, परिपार्श्विक जो सराउंडिंग है उसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है ना, सराउंडिंग में कुछ परिवर्तन होता है, वो कार्य के रूप में परिभाषित होता है। परंतु अगर परिपार्श्विक के अंदर ही कुछ परिवर्तन हो जाए, क्या हो, अगर परिपार्श्विक के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाए, वो ऊष्मा को दर्शाता है, डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अच्छे से। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है अगर कार्य क्या है, कार्य परिपार्श्विक में परिवर्तन और ऊष्मा क्या है, ऊष्मा है परिपार्श्विक का परिवर्तन। ये तो क्या होता है, परिपार्श्विक के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है और खुद एक क्या हो रहा है उसमें, उसके जो परिपार्श्विक है उसमें ही वो खुद चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये दो होता है। अब है ना इसको थोड़ा हम ना किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, गणित के द्वारा, पर कार्य को हम mgh के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा ना सराउंडिंग के अंदर कुछ वजन उठाते हैं, जो m है वो है मास, उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, g क्या होती है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण होता है, h उस वजन को हमने कितनी ऊंचाई तक उठाया। ठीक है, जहाँ h है ना, h ये बीजगणितीय मान है, इनके मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या है, बीजगणितीय मान है, इनके मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी मान हो सकते हैं, दोनों की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं ना पॉजिटिव वैल्यू की, अगर धनात्मक मान कहीं पर आ रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है अगर हमने वजन को ऊपर से उठाया है। क्या हुआ है, अगर कहीं पर पॉजिटिव मान है तो उसका मतलब है हमने वजन को ऊपर से उठाया है। और अगर हम बात करें नेगेटिव की बात करेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा कि हमने क्या है, वजन को नीचे की तरफ गया है, वजन क्या गया है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की ओर आकर्षित हुआ है। अगर हम बात करें ना, अगर वजन को ऊपर की ओर उठाए, उस समय अगर पॉजिटिव की बात करोगे ना, ये जो परिपार्श्विक है ना, इसके अंदर कार्य उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, कार्य उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न का क्या होगा, कार्य का जो प्रवाह है, जो कार्य का क्या प्रवाह है वो कहां से होगा, तंत्र से परिपार्श्विक की ओर होगा, सराउंडिंग अंदर होगा, सिस्टम से कहां से होगा, सराउंडिंग की ओर होगा कार्य का प्रवाह। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू है, सब इसकी विपरीत ही होगा सारा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब पॉजिटिव था, हमने ऊपर से उठाया गया वस्तु और नीचे की तरफ जा रही है वस्तु, ठीक, नेगेटिव है। अब क्या होगा, जो कार्य है ना यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना एक नष्ट दो ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेगेटिव की बात करोगे, यहाँ पर क्या हो जाता है, सराउंडिंग के अंदर ये नष्ट हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा इसका। और जब ये एंड हो रहा है ना, समापन की ओर है, उत्पन्न की ओर यहाँ पर आ रहे हैं और समापन की ओर क्या होता है, ये इसका प्रवाह कहाँ से होगा, तंत्र की ओर होगा। क्या सा, सराउंडिंग से इसके तंत्र की ओर इसका प्रवाह होता है। ठीक है, सराउंडिंग से क्या होगा, तंत्र की ओर इसका प्रवाह होता है। आगे बात करें ना, इसके ना जो हम ऊष्मा गति के ना कार्य ऊष्मा की बात करोगे, जो जल है ना, जल का मोल एक निश्चित ताप और एक निश्चित दाब के लिए, एक मोल के लिए हम क्या उसके समानुपाती मान, जल की एक मोल के लिए। ठीक है, ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, जो ऊष्मा की जो मात्रा है, किसकी मात्रा, ऊष्मा की जो मात्रा है ना, उसका हम जो जल का द्रव्यमान है, ऊष्मा की जो भी मात्रा है, जो जल का जो द्रव्यमान है ना, उसके समानुपाती मान लेंगे उसको। क्या मान लेंगे, उसके समानुपाती। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वो निश्चित उसका ताप होना चाहिए,
निश्चित दाब के लिए हम 1 मोल लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसके लिए कार्य के लिए हमने इसको समझ लिया। अब हम समझते हैं उष्मा के लिए, हीट के लिए। हीट के लिए हम क्या करते हैं, 2 चीज़ लेंगे। एक तो आप ठंडा जल लेते हैं, एक लेते हैं गर्म जल। ठीक है, ठंडा मतलब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लेते हैं। ठीक है, जब आप ठंडा जल लेते हैं इसके विपरीत होगा, इसके सारे जो बातें हैं सर विपरीत होने वाली है। ठीक है, हम बता भी दूंगा आपको किस प्रकार से होगी। पहले हम बात करते थे, इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव 2 वैल्यू प्राप्त हो रही है ना, पॉजिटिव में नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही थी, पॉजिटिव में नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही थी। अभी हम उष्मा के लिए भी बात करेंगे, दोनों चीजें। देखिए, जब मैंने पॉजिटिव एनर्जी की पॉजिटिव की बात की थी मैंने कहा था पॉजिटिव की जो वैल्यू आ रही थी मेरे पास, मैंने कहा कार्य के अंदर ये इसका प्रभाव कहाँ से होता है, तंत्र से परिपार्श्विक होता है जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, परंतु इसमें विपरीत होता है। इसकी जो उष्मा की है ना पॉजिटिव वैल्यू मुझे कब प्राप्त होगी, जब प्रभाव कहाँ से होगा, परिपार्श्विक से तंत्र की ओर होता है। कहाँ प्रभाव होगा इसका, मुझे जब मैं ठंडा जल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ठंडा जल लूंगा और यहाँ पर गर्म जल लेता हूँ। जब मैं ठंडा जल लूंगा मुझे वैल्यू प्राप्त होगी पॉजिटिव। क्या प्राप्त होती है, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। उसका प्रभाव कहाँ से होगा, परिपार्श्विक से तंत्र की ओर होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए नेगेटिव, अर्थात मैं गर्म जल लेता हूँ। जब मैं गर्म जल लूंगा तो मुझे वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होगी। रीजन क्या है, प्रवाह तंत्र से परिपार्श्विक की ओर है। तंत्र का प्रवाह क्या है, प्रवाह क्या है उष्मा का, तंत्र से परिपार्श्विक की ओर है। ठीक है, ओके, मतलब उष्मा निकल रही है। एक आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम पानी को जब गर्म करते हैं ना, जब भी आप पानी को गर्म करते हैं तो आप जब जल को गर्म करेंगे देखेंगे तो हीट एनर्जी, हीट है जो भाप है वो निकल रही होती है। तो इसके अंदर भी क्या होती है, तंत्र से परिपार्श्विक की ओर वैल्यू निकल रही होती है। ठीक है, सॉरी आ रही है तंत्र के अंदर, परिपार्श्विक से तंत्र की ओर आ रही है। ठीक है, दोनों वैल्यू समझ में आ गई आपको। एक बार वापस देख लीजिए इसको। हमने पहले किसकी बात की थी, हमने की थी काउंट भी रेफोन ने सर्वप्रथम को परिभाषित किया था। उनके अनुसार क्या कहा, जब हम दोनों हथेले को आपस में रगड़ते हैं तो उससे क्या होती है, हमारे पास हीट उत्पन्न होती है और उसके द्वारा हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, 2 परिभाषाएं दी थी। पहली परिभाषा यह थी कि उष्मा गति की वह मात्रा जिसके अंदर हम बात करें तंत्र की जो परिसीमा है, क्या होती है, तंत्र की परिसीमा में के दौरान हम उसको क्या करते हैं, दौरान परिवर्तन के दौरान ये प्रवाहित होती है क्या, कार्य परिपार्श्विक के अंदर को जो वजन उठाते हो ना, वजन उठाते हो तब उसके परिवर्तन के दौरान भी उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा ये थी उष्मा गति की वह मात्रा जिसमें परिपार्श्विक तंत्र के अंदर तापमान का अंतर हो और तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के समय तंत्र की परिसीमा से वो प्रवाहित हो। तंत्र की क्या हो, परिसीमा से क्या हो, वो प्रवाहित हो, मतलब तंत्र की परिसीमा से वो बाहर निकल रही हो, तो उसे क्या बोलोगे, हम उष्मा कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी इसके कुछ पॉइंट की बात की। पहला क्या पॉइंट था, पहला पॉइंट ये था दोनों तंत्र के लिए परिभाषित थी, तंत्र की परिसीमा के रूप में परिभाषित थी। दूसरा मैंने कहा था इसके अंतर्गत कि दूसरा परिसीमा तंत्र के रूप में परिभाषित, दूसरा मैंने ये कहा था कि कार्य उष्मा होती क्या है, एक होता है परिपार्श्विक के अंदर परिवर्तन। ठीक है, परिपार्श्विक के अंदर जब परिवर्तन कार्य होगा और परिपार्श्विक में ही परिवर्तन हो जाए वो होता है उष्मा होता है। ठीक है, अगली जो बात थी, जो उष्मा की जो मात्रा थी ना, जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान इसका जल के द्रव्यमान के समानुपाती माना। कब माना, जब निश्चित ताप था और निश्चित दाब था। ठीक है, अब समानुपाती माना। अब देखिए कुछ और है, अब परिपार्श्विक के दौरान मैंने कहा mgh लेते हैं। ठीक है, कार्य लेते हैं, मास है, ग्रेविटी है और h ऊंचाई है जहां तक हम उस वजन को उठाते हैं परिपार्श्विक के अंदर। ठीक है, वैल्यू हमें बीजगणित वैल्यू प्राप्त है, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव वैल्यू कब प्राप्त होती है, पॉजिटिव वैल्यू हमें कार्य के रूप
कार्य और उष्मा के दोनों के लिए देखिए अलग अलग चीज़ है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू मुझे जब प्राप्त होती है तो इसके अंदर क्या होता है, कार्य उत्पन्न होता है, परिपार्श्विक के अंदर उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होता है, जब इसका प्रभाव तंत्र से परिपार्श्विक की ओर हो। क्या हो, तंत्र से परिपार्श्विक की ओर हो तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाती है, ठीक है। अगर नेगेटिव हो, कार्य नीचे की ओर, उसमें कार्य ऊपर की ओर होता है, इसमें कार्य नीचे की ओर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये परिपार्श्विक से तंत्र की ओर आती है और यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उष्मा की, जस्ट विपरीत होता है। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यू की, ठंडे जल की बात करते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव था तंत्र से हम परिपार्श्विक की ओर जा रहे थे, परंतु इसके अंदर क्या होता है, हम परिपार्श्विक से तंत्र की ओर आते हैं, क्या आते हैं, परिपार्श्विक से तंत्र की ओर से आते हैं, तब हमें वैल्यू प्राप्त होती है, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात ठंडे जल के अंदर, ठीक है। जिस प्रकार से आप फ्रीजर के अंदर हम क्या देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, उष्मा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बर्फ जमती है, अर्थात ठंडा होता है, ठीक है। उसको फ्रीजर में रखा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, इसके अंदर हमने उष्मा की बात की, नेगेटिव की वैल्यू बात करते हैं, मतलब कम होना, उसके अंदर कुछ ना इंक्रीज होता है तो इसके अंदर कम होता है। गर्म जल, गर्म जल के अंदर क्या होता है, ये तंत्र से परिपार्श्विक की ओर प्रभावित होती है, तंत्र से परिपार्श्विक की ओर प्रभावित होगी गर्म जल। जिस प्रकार से हम बीकर के अंदर या किसी बर्तन पात्र के अंदर जल को जब गर्म करते हैं, भाप क्या होती है, तंत्र तो क्या हो गया, हम वो पात्र हो गया, और निकाय क्या हो गया, जो उसके चारों ओर का क्षेत्र है, उससे भाप क्या हो जाती है, बाहर की ओर जाती है, ठीक है। देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे कार्य व उष्मा की प्रकृति, अर्थात कार्य व उष्मा की हम नेचर की बात करने वाले। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग के अंदर हम एक तंत्र लेंगे और एक क्या लेते हैं, परिपार्श्विक अर्थात सराउंडिंग लेते हैं। देखिए तंत्र या सिस्टम के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस वे 10 ग्राम जल से भरा हुआ एक ले लेंगे बीकर। ये मेरे लिए क्या कार्य करेगा, तंत्र के लिए कार्य करेगा। इस पर मैं क्या कराता हूँ, 2 प्रयोग कराऊंगा। प्रयोग कितने करने हमें, 2 प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रयोग क्या करते हैं, पहले प्रयोग के अंदर हम करते हैं कि मैं ले लेता हूं एक 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम जल है, उसका टेम्परेचर भी कितना है, 90 सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो मेरे क्या काम करेगा, परिपार्श्विक के रूप में काम करेगा, ठीक है। पहले प्रयोग के अंदर क्या लेता हूँ, वापिस हम क्या लेते हैं, एक 90 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम बीकर ले लेते हैं। तो क्या काम करेगा मेरे लिए, सराउंडिंग का काम करता है, परिपार्श्विक का काम करने वाला, ठीक है। अब अगर हम बात करें ना क्या होता है, ये मेरे पास कोई बीकर है जो 100 ग्राम है, उसके अंदर ये मैंने बीकर वो डाल दिया। इसका टेम्परेचर आपको पता था 25 डिग्री सेल्सियस था, और इसका कितना था, 90 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं तब तक ढाले हुए रखता हूँ, तब तक ढाले हुए रखूंगा जब तक जो परिपार्श्विक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरकर इतना ना हो जाए, 89 डिग्री ना हो जाए, कितना ना हो जाए, 89 डिग्री। अब आप देखोगे ना, जो परिपार्श्विक था उसका टेम्परेचर 90 डिग्री, ठीक है। अब गिर के कितना हो गया, 89 डिग्री, मतलब 1 डिग्री कम हुआ है। परिपार्श्विक की बात करोगे ना, परिपार्श्विक की हम बात करते हैं, उसका 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान कम हो चुका है, तापमान क्या हो चुका है, कम, ठीक है। अब देखिए तापमान कम हुआ है, देखिए एक बात याद रखना, ना तो एनर्जी उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, कहीं ना कहीं तो वो जाती है, हीट है उसमें, तो कहाँ गई होगी वो देखते हैं। ये मेरे पास तंत्र के रूप में कार्य कर रहा था, आपको पता है, और ये परिपार्श्विक सराउंडिंग के अंदर, तो ये कहाँ, बाहर तो कहीं जाएगा नहीं ना, जाएगा एक ही जगह इसके पास, तंत्र के अंदर चला जाता है। तो तंत्र के अंदर क्या होता है, ये 100 इकाइयों की वृद्धि करता है, कितनी करता है, 100 इकाई की वृद्धि। 100 इकाई का मतलब होता है 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है, मतलब जहाँ ये 25 डिग्री था T1 इसका टेम्परेचर, अब चेंज कितना हो जाता है, जब इसको मैंने एक
बीकर के अंदर का टेम्परेचर इसका हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर इसका रहता है अभी तक 1 atm के। ठीक है, पहला प्रयोग ये था। ओके, दूसरा प्रयोग क्या होता है? दूसरे प्रयोग के अंदर हम क्या करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस इसका पूरे का पूरा क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस ही इसका, और जो जल है 10 ग्राम ही है। ठीक है, 10 ग्राम है। और इसके जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये तो तंत्र हो गया ना, पूरा पूरा ये तंत्र है, और इसके जो बाहर ये सारा ये सराउंडिंग है, परिपार्श्विक है। किस प्रकार से वो देखिए, ये जो हम दिख रहे हैं ना वजन, मास वाला कोई भी एक वेट वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, खींचता हूँ, तो क्या होगा, इस पेडल में कार्य होगा। बाहर से ही काम कर रहे हो, चेंज क्या कर रहे हो, तंत्र के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज बाहर से कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं। जब आप खींचोगे ना तो इसके द्वारा, पेडल के द्वारा कार्य होगा, ये मूव करेगा, कार्य होता है। ठीक है, कार्य करोगे वापस क्या होगा, टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, चेंज होने वाला है। ठीक है, चेंज कितना था, चेंज होकर इसका टेम्परेचर वापस 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और जब आप इसको खींचते हो तो इसकी एच ऊंचाई कम हो जाती है और इसके अंदर चेंज होता है। पहला हमने क्या देखा, पहले आपने देखा जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो चेंज होता है परिपार्श्विक और जो बात करोगे तंत्र के बीच में। ठीक है, ओके। जब इसके अंदर भी देखते हो टेम्परेचर चेंज होता है, परंतु इस बार ना हमने परिपार्श्विक टेम्परेचर में हम ऊष्मा तो कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने क्या किया इस बार, केवल और केवल कार्य किया। क्या किया गया, केवल और केवल परिपार्श्विक के बाहर अगर आप कोई भी परिवर्तन करते हो, हमने कोई परिवर्तन किया ही है, परिवर्तन कार्य के द्वारा दिखा दे रहा, वजन उठा परिवर्तन किया, तो उसको कार्य के रूप में परिभाषित कर लिया। और अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पर आप बात करोगे, यहाँ पर हमने ऊष्मा के मान में परिपार्श्विक के अंदर परिवर्तन किया है। ठीक है, परिपार्श्विक के अंदर परिवर्तन किया, टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर का भी अंदर भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आपको क्या दिख जाती है, ऊष्मा देखने को मिल जाती है। और ये कभी भी नहीं होगा, दो से निष्कर्ष भी निकलते, कभी भी ये नहीं होगा। पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर आपने कहीं पर भी निष्कर्ष नंबर 1 निष्कर्ष या पहला, अगर कहीं देखिए ऊष्मा तो आपको दोनों में दिखने मिल रही है ना, टेम्परेचर तापमान परिवर्तन है, तो कहीं पर अगर तापमान में परिवर्तन जरूरी नहीं है कि वहाँ पर केवल और केवल आपको ऊष्मा ही दिख रही है, हो सकता है वहाँ पर कार्य भी हो किया हो। ठीक है, क्या हो, कार्य भी किया हो सकता है, जिस प्रकार से कार्य किया हो रहा है, टेम्परेचर में भी चेंज है, परंतु क्या है, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है इसके अंतर्गत, दोनों क्या होते हैं, अवस्था के अंदर परिवर्तन है। ठीक है, और हमें पता है कार्य व्यवस्था दोनों पथ के फलन है। ठीक है, कार्य जो हम वर्क की बात करोगे और हीट की जब बात करते हैं, दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, पथ के फलन है, दोनों कार्य और उसमें दोनों पथ के फलन है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो कार्य हम बात करोगे, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों एक दूसरे की पूरक होती है। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा क्या होती है, एक दूसरे के पूरक होती है। आप जितना कार्य करोगे या जितनी ऊष्मा दोगे उतना कार्य होगा, और उतनी हमें क्या मिलने वाली, ऊर्जा मिलने वाली है। जितनी हमने ऊष्मा दी, ठीक है, उतना ही हमारे पास कार्य होगा, उतनी हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलने वाली है। देखिए हम जो बात करने वाले, बात करेंगे अब तीव्रता गुणांक व धारिता गुणांक की बात करने वाले। ठीक है, ये एक प्रकार के माप होते हैं, दोनों ही एक प्रकार के माप है, जबकि ये है प्रतिरोध माप है, यह क्या है, मापन माप है, क्या कह सकते हो, परिवर्तन माप। ठीक है, क्या है, परिवर्तन माप है, ये प्रतिरोध माप है। प्रतिरोध किसका करता है उसकी बात करेंगे। अगर कोई तंत्र है, ठीक है, तंत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है ना, जिसके अंदर अगर तंत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का जो विरोध करता है ना, परिवर्तन का विरोध करेगा, उसको क्या बोलते हैं, तीव्रता गुणांक कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है, हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कार्य कर रहे हैं। प्रसार कार्य करोगे तो आयतन में होगी वृद्धि,
किसके विरुद्ध होगी? दाब के विरुद्ध, दाब के विपरीत होती है। ठीक है। और प्रसार कार्य में दाब क्या हो जाता है? तीव्रता गुना हो जाता है। ठीक है। अब परिवर्तन की बात करोगे आप, जब हम क्या करते हैं, तंत्र में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, हमेशा क्या एक बल लगता है और उस बल के का जो एक तंत्र पर लग रहे बल को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह क्या करता है? तंत्र में लगने वाले बल को प्रभावित करता है। क्या करता है? तंत्र में लगने वाले बल को प्रभावित करता है। प्रसार कार्य से समझ लेते हैं। अब देखिए, हमने आयतन के में दाब के विरुद्ध हमने क्या किया? आयतन में वृद्धि की है। ठीक है, इसमें प्रसार कार्य हो रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, जो ये आयतन में जो वृद्धि हो रही है ना, आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से जो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? हम धारिता गुणांक कहते हैं। क्या कहोगे? धारिता गुणांक। वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? हम धारिता गुणांक कहते हैं। ठीक है, कर लेना। अब देखिए, हम जो आगे बात करेंगे ना, जो कार्य क्या होता है वो उष्मा के समानुपाती होता है, कुछ इस प्रकार से। जब घटाएंगे तो इसका मात्रक आपको जे आएगा, जे व क्यू आता है, और उसमें जूल नियतांक है जे यहाँ पर क्या? उसमें जूल नियतांक। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।